855 सार्क के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन चुने। इसका मुख्य उद्देश्य सहयोग को बढ़ावा तथा तनाव को कम करना है। बात सही है, क्लियर है। जिया उर रहमान द्वारा इसका विचार प्रस्तुत किया गया। जिया उर रहमान द्वारा, मुजीबुर रहमान द्वारा विचार प्रस्तुत किया गया था। मुजीबुर रहमान द्वारा, मुजीब उर रहमान द्वारा विचार प्रस्तुत किया गया था। जिया उर रहमान नहीं है, मुजीब उर रहमान होगा। ठीक है। बांग्लादेश के जो प्रथम, जो बांग्लादेश के पिता कहलाते हैं, राष्ट्रपिता कहलाते हैं, मुजीबुर रहमान द्वारा इसका विचार प्रस्तुत किया गया था। अब भारत ने दक्षिण उपग्रह सभी सदस्य देशों को प्रदान किया है। सभी 10 सदस्य देशों को प्रदान किया है। तो सभी सदस्य देशों को नहीं, पाकिस्तान को नहीं किया है। पाकिस्तान सम्मिलित नहीं है, तो सार्क में तो दक्षिण में तो पाकिस्तान भी सम्मिलित है। पाकिस्तान इसमें सम्मिलित नहीं। पाकिस्तान को छोड़ करके जी सैट जी सेट श्रृंखला के 9 जी सेट 9 उपग्रह को सभी देशों को सम्मिलित किया है, पाकिस्तान को छोड़ करके। क्लियर। उस समय अटल बिहारी, ये नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री अभी भी है, उस समय थे। तो 2014-15 में जी सेट 9 श्रृंखला उन्होंने घोषणा किया था कि सार्क देशों को हम कनेक्टिविटी बढ़ा प्रोवाइड कराने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए हम सैटेलाइट देंगे। तो पाकिस्तान इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी दक्षिण के सारे देश सम्मिलित है। तो मुजीबुर रहमान यहाँ पर होगा। अगर आपका अब कंफ्यूजन ये है कि जिया उर रहमान है, अगर जिया उर रहमान क्योंकि पूरा नाम दिया हुआ, तो तो मुजीबुर रहमान हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। एक से अधिक बी और सी हो जाएगा। असत्य कथन चुनेगा तो बी और सी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन चुने। आसियान असैनिक संगठन है। क्लियर, ये बात तो क्लियर है। या कल्चरल और व्यापार को बढ़ाने के लिए हिलाया गया है। आसियान हिंद से प्रशांत महासागर से मिलाने वाला रास्ता, ये भी ठीक है। और आसियान सदस्य राष्ट्र को वीजा बाध्यकारी नहीं बनाया गया, ये भी ठीक है। यानी 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है। इनमें से कौन सा देश आसियान, भारत इसका सदस्य नहीं है, श्रीलंका इसका 10 सदस्य, फिलीपींस हो गया, ब्रुनेई हो गया, कंबोडिया हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया। ऐसे 10 सदस्य राष्ट्र इसके हैं। भारत और श्रीलंका इसके सदस्य राष्ट्र नहीं है। भारत श्रीलंका सार्क के सदस्य राष्ट्र हैं। भारत और श्रीलंका सार्क के सदस्य राष्ट्र हैं, और श्रीलंका आसिया ये बिम्स्टेक का भी सदस्य राष्ट्र नहीं है। क्लियर। तो भारत और श्रीलंका किसके सदस्य राष्ट्र है, सार्क के। तो इनमें से कौन सा देश सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो भारत और श्रीलंका। तो क्या हो जाएगा, 3 और 4, आंसर सी। क्लियर हो गया। सार्क के चार्टर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि आप लगातार देखेंगे, आपको याद आ रहा है तो ठीक है। एक्चुअली इस क्वेश्चंस को देखिए, सार्क के चार्टर में कितनी धाराएं, तो टोटल 10 धाराएं। ठीक है। शब्दावली तथा अर्थ के संबंध में सही में अभी समय, अभी अनेक राज्यों द्वारा स्वीकृत किया जाने वाला एक अभिलेख होता है, एक लेख होता है, या एग्रीमेंट होता है। प्रोटोकॉल, संधि का प्रारूप जो लागू होता है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल। सर्वसाधारण विधान, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों हो सकता है, जो सभी पर लागू होता है, सब सर्वसाधारण विधान। तो ये तीनों सही है बंधु। शब्दावली तथा उसके अर्थ में तीनों सही है, तो आंसर ऑलरेडी डी हो जाएगा। अच्छा, बुनियादी अधिकार के तहत सम्मिलित है। तब बुनियादी अधिकार, सार्वभौम का अधिकार, आपका राष्ट्रीय सम्मान का अधिकार, जीने का अधिकार, ये सभी तो बुनियादी अधिकार ही माना जाएगा। तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, और ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो 860 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर। अब अंतिम स्थिति पर चल रहे हैं। अभी इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और होंगे। ठीक है। किस सम्मेलन में राज्यों के अधिकार और कर्तव्य संबंधी नियम स्वीकार किए गए, मॉन्ट वीडो सम्मेलन में राज्यों के अधिकार और कर्तव्य संबंधी जो सिद्धांत स्थापित हुए थे, वो मॉन्ट वीडो सम्मेलन में किया गया था, और 1933 के आसपास हुआ था। देख लीजिएगा, 1933 के आसपास मॉन्ट वीडो सम्मेलन हुआ था। ठीक है। और एक लंदन सम्मेलन भी हुआ था। ठीक है। तो ये लंदन एग्रीमेंट भी था, और मॉन्टविडो भी था, रोम सम्मेलन भी हुआ था। तो यह जो मॉन्टविडो सम्मेलन हुआ था 1933 के आसपास हुआ था, और जिसमें राज्यों के अधिकार और कर्तव्यों को समाहित किया गया था। दक्षिण एशिया के संबंध में, दक्षिण एशिया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार। नेपाल में 2 दलीय प्रणाली स्थापित है।
श्रीलंका में अध्यक्षात्मक प्रणाली स्थापित है, बात सही है। पाकिस्तान में सैन्य व्यवस्था कहने को वहां पर सैन्य व्यवस्था है, लेकिन सैन्य शासक नहीं है। हाल ही में अभी शहबाज शरीफ अभी बने हुए हैं, उसके पहले तक जो है तो इमरान खान थे। हाँ, सेना वहां ताकतवर है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, पाकिस्तान वाला नहीं होगा, सही कथन चुनना है। पाकिस्तान नेपाल में दो दलीय प्रणाली, मेनली रूप से दो ही दल है, एक कम्युनिस्ट पार्टी है और एक नेपाल के संबंध एक पार्टी है। क्लियर, तो यहाँ दो ही दल मेनली रूप से स्थापित हैं। क्लियर, तो यह दोनों कथन सत्य है बंधु, इसलिए हमेशा उन्हीं दोनों दलों के बीच में खींचातानी चलती रहती है। तो ये दोनों कथन सत्य है, ये नहीं होगा। सी असत्य है। खुले द्वार की नीति किस देश द्वारा अपनाई गई थी? चीन द्वारा, और इन्होंने बड़े पैमाने पर है जो बाजारीकरण को बढ़ावा दिया और देशों को ये इन्वेस्टमेंट को स्थापित करवाया। क्लियर, चलिए, सुगौली की संधि। सुगौली की संधि बड़ा चर्चा में था, और लिम्पिया-धुरा विवाद को लेकर के सुगौली की संधि और चर्चा में आया था। क्लियर, सुगौली की संधि जो है ना, वह है भारत और नेपाल के बीच में। हालांकि नेपाल ने कहा कि लिम्पिया-धुरा काला पानी वाला क्षेत्र मेरा है, तो वह सुगौली संधि वो ब्रिटिश काल में हुआ था। तो बोला कि ठीक है, इसका प्रमाण दो, ये तो भारत का है, शुरुआत से आप अभी क्यों बोल रहे हो, प्रमाण दो। तो कहा कि ये कागज ही खत्म हो गए, कागज ही समाप्त हो गए हैं। ठीक है, यह खड़ा किया था चीन के दबाव में नेपाल ने। केपी ओली उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो सुगौली की संधि जो स्थापित है भारत और नेपाल के बीच है, ब्रिटिश काल में था। किस संधि पर हस्ताक्षर करता देश है भारत? एनपीटी पर हस्ताक्षर करता नहीं है, सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करता नहीं है, एमटीसीआर का हस्ताक्षर करता है, 2016 में हस्ताक्षर करता बना था। मिसाइल मिसाइल ट्रीटी ऑफ कंट्रोल रिजीम करके एक ये है, क्या बोलते हैं, संधि है, एमटीसीआर। इस संधि के तहत 300 किलोग्राम तक और 300 से 500 किलोमीटर तक मिसाइल मार करने वाले मिसाइल के तकनीक के हस्तांतरण करने पर नियंत्रण लगाता है एमटीसीआर। इसलिए भारत इसका सदस्य नहीं था, तो भारत को क्रायोजेनिक इंजन नहीं मिल पाया था रसिया से। अब भारत ने अपने दम पर भी क्रायोजेनिक इंजन बनाने में 20 साल लग गए भारत में। और क्रायोजेनिक इंजन का वो जो प्रयोग होता है वो आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में भी किया जाता है। यही कारण है कि भारत को नहीं मिल पाया था। भारत इसका सदस्य बना है एमटीसीआर का 2016 में। एनपीटी जो है परमाणु अप्रसार संधि है, जो वो उसी एनपीटी में ही जो रहेंगे वो एनएसजी का सदस्य बनेंगे। और सीटीबीटी जो है वो सीमित परमाणु परीक्षण पर नियंत्रण लगाता है। भारत इन दोनों को भेदभावपूर्ण मानता है और भारत इसका सदस्य राष्ट्र नहीं है। इन दोनों का हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र नहीं बोलेंगे। भारत के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित कथन नहीं है, या मानवीय विकास की धारणा पर आधारित है, या लैब टू लैंड सिद्धांत पर आधारित है, नो फर्स्ट यूज पर आधारित है। देखो, परमाणु कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है, भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है वह दो है। एक परमाणु कार्यक्रम तो ऊर्जा संबंधित है और एक का परमाणु कार्यक्रम सैन्य संबंधित है। सैन्य संबंधित है। भारत सैन्य संबंध में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर ही को ही बढ़ावा देता है। हालांकि राजनाथ सिंह ने इसे किनारा कर लिया, तो कहा था कि हम देखने के लिए थोड़े न रखे हैं। लैब टू लैंड सिद्धांत पर आधारित ऊर्जा वाला है, लैब टू लैंड सिद्धांत पर आधारित ऊर्जा वाला है। ठीक है, और मानवीय विकास, और क्योंकि परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा, तो इससे मानवीय विकास भी होगा। तीन है, तो कह रहा संबंधित कथन नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें आंसर तीनों, तो एक इस तीनों है। नो फर्स्ट यूज पर भी आधारित है परमाणु कार्यक्रम, ऊर्जा वाला और सैन्य वाला। लेकिन इसमें कहीं नहीं कह रहा सैन्य परमाणु कार्यक्रम, या कहीं नहीं कह रहा असैन्य परमाणु कार्यक्रम। अगर इसी क्वेश्चन में सैन्य और असैन्य डाल देता तब कंफ्यूजन नहीं होता। तो आपको परमाणु कार्यक्रम लिखा हुआ है ना,
तो दोनों साथ लेकर के चलेंगे, इसलिए इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। कथन नहीं है, ये तीनों इससे संबंधित कथन है, तो ठीक कर लीजिएगा, इसका कथन ई हो जाएगा। 30 नवंबर 1996 को भारत चीन के बीच समझौता हुआ जिसमें शामिल नहीं है। एलएसी से 10 किलोमीटर के अंदर तक कोई भी लड़ाकू विमान संचालित नहीं होगा, यह सम्मिलित है। भारत चीन एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, यह भी सम्मिलित है। और दोनों एलएसी पर अपनी सेनाएं में कटौती करेंगे, यह भी सम्मिलित है। तीनों सम्मिलित है, यही हो जाएगा। हालांकि चीन ने इसका गलवान 2020 में इस संधि का, इस समझौते का उल्लंघन किया, हमेशा करता है। इस बार भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, तो ऑब्वियस बात है। तो गलवान घटना यह हुआ था 1996 में ही। जब तीनों संधि सही है, या तीनों बातें सही, तो इनमें से ऑलरेडी ई हो जाएगा। भारत नेपाल, भारत तथा भूटान, भारत बांग्लादेश के बीच कौन सा कथन सत्य नहीं है? बांग्लादेश ने चटगांव बंदरगाह भारत के प्रयोग करने की अनुमति दी, अभी मैंने कुछ देर पहले ही कहा था। तीस्ता जल विवाद भारत के पक्ष में रहा, नहीं। चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से भारत में शामिल हुए, नहीं। अभी तीस्ता जल विवाद का समाधान ही नहीं ढूंढा गया है, तीस्ता जल विवाद का समाधान ही नहीं ढूंढा गया है अभी तक, तो भारत के पक्ष में कैसे रहेगा? तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करा नहीं है तो आंसर बी हो जाएगा। डोकलाम विवाद, डोकलाम विवाद भारत, भूटान और चीन को लेकर के है। तो डोकलाम एक क्षेत्र है, त्रिकोणीय क्षेत्र है, भारत भी है, भूटान भी है और चीन भी है। इन तीनों के बीच को लेकर के ये विवाद है, तो भारत, चीन और भूटान को लेकर के है, तो एक से अधिक हो जाएगा। भारत, भूटान, भारत, चीन, क्लियर? तो डोकलाम विवाद। इनमें से किस यात्रा को नेहरू ने अमेरिकी यात्रा को, जब नेहरू अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तो अमेरिकी यात्रा को उन्होंने खोज यात्रा की संज्ञा दी थी। भारत के लिए भूटान की महत्ता, भारत के लिए भूटान की महत्ता के संबंध में कौन सा कथन महत्वपूर्ण है? भूटान के संबंध, भारत भूटान का सबसे बड़ा विकास साझेदार है। भारत भूटान का सबसे बड़ा विकास साझेदार है, सही है। भूटान बफर देश, और मैंने कहा ना बफर देश होता है दो शक्तिशाली देशों के बीच स्थित, तो भारत और चीन के बीच स्थित है, बफर देश के रूप में स्थित है। भारत भूटान से पनबिजली परियोजना प्राप्त करता है, पनबिजली परियोजना ये भी प्राप्त करता है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कौन सा कथन महत्वपूर्ण है? तीनों कथन महत्वपूर्ण है महत्ता के संबंध में, लेकिन यहां करा भारत के लिए भूटान की महत्ता। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है भारत के लिए भूटान की महत्ता के रूप में कौन सा कथन? पनबिजली परियोजना प्राप्त करता है, भूटान का सबसे बड़ा साझेदार है, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन भारत के लिए भूटान की महत्ता क्या है? भारत के लिए, तो इसका आंसर ऑलरेडी बफर देश वाला हो जाएगा भूटान, क्योंकि बफर स्टेट के रूप में स्थित है। और जब बफर स्टेट उसको कहते हैं कि दो शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच में, दो शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच में स्थित जो देश होता है उसको बफर स्टेट बोलते हैं, यह भूटान है। इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्लियर? अच्छा, इनमें से किन देशों के साथ भारत का वीजा नहीं लगता है? चारों देशों के साथ भारत का वीजा नहीं लगता है। ना तो ईरान जाने के लिए भारत का वीजा लगता है, ना इंडोनेशिया जाने के लिए भारत का वीजा लगता है। और अभी हेनले रिपोर्ट आपको जारी होता है, तो जितना हेनले रिपोर्ट में कौन सा देश नंबर 1 पर देखिएगा, उनका वीजा शक्तिशाली होता है। कहते वीजा क्या था, पासपोर्ट कितना शक्तिशाली उसका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी होता है ना, तो उनका कितने देशों के साथ उसका वीजा लगता है, कितने देशों के साथ नहीं लगता। तो भारत का इन चारों देशों के साथ वीजा नहीं लगता है आने जाने के लिए। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। किस वर्ष भूटान में लोकतांत्रिक सरकार अस्तित्व में आई? 2008 में जब वहां के राजा ने जो कहा कि नहीं, अब राजतंत्र की अपेक्षा लोकतंत्र को बढ़ावा जाए। पश्चिम एशियाई देशों में कौन सा देश सम्मिलित है? पश्चिम एशियाई देशों में कौन सा देश अवस्थित है? पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया बड़ा चर्चा में भी है। तो इजराइल और जॉर्डन, इजराइल और जॉर्डन एक दूसरे का पड़ोसी है, ठीक है, सीमाएं छूती है इजराइल जॉर्डन की। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में है बंधु, यह मध्य एशिया में है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिर्फ 1 और 2, यानी कि ए हो जाएगा इसका आंसर 874 का। 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहा? अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहा था बांडुंग में। अब बेलग्रेड वाला कब हुआ था? गुट निरपेक्षता की नीति लागू की गई थी, तो बेलग्रेड वाला 1961 में, ठीक है।
तो ये वाला हुआ था 1955 में, बेलग्रेड, ये है इंडोनेशिया में था। और बेलग्रेड में गुट निरपेक्षता की नीति लागू हुई थी। और ये था यूगोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, ठीक है, बेलग्रेड का। चलिए, दो तीन क्वेश्चन और है, कवर कर लेते हैं, फिर यूएनओ वाले हम अगले वाले क्लास में कर लेंगे। पहले ये कवर कर लेते हैं। निम्न में से असत्य कथन चुने। नाम के पहले शिखर सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया, ठीक है। 2020 के नाम सम्मेलन 122 देशों ने भाग लिया। यह सम्मेलन सिर्फ आर्थिक विकास पर जोर देता है? नहीं, यह सम्मेलन सिर्फ आर्थिक विकास पर जोर नहीं देता। यह सम्मेलन साम्राज्यवादी विस्तार को, साम्राज्यवाद का को रोकता है। यह शीत युद्ध में ही स्टार्ट हुआ था यह सम्मेलन। और यह गुटों के, दो गुटों के बीच में, गुटों में शामिल न होने की बात करता है। भारत, युगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया, ये सभी मिल करके ना इस सम्मेलन, इसका गठन किया था। इसका उद्देश्य है एक ऐसे गुट का तटस्थ हो करके, तटस्थ रहना, किसी गुट में शामिल न होना। इसका पृथकतावादी सिद्धांत नहीं माना जाएगा। इसको कहते हैं विदेश नीति। यह विदेश नीति का एक पार्ट है, स्वतंत्र विदेश नीति का एक पार्ट है। और नाम तो पहला और दूसरा दोनों सही है। करा सत्य कथन चुने तो आर्थिक विकास पर जोर नहीं देता है, यह गुटों में शामिल न होने पर जोर देता है। इसीलिए तो इस पर प्रासंगिकता प्रश्न चिन्ह लगता है कि अब तो शीत युद्ध समाप्त हो गया, तो इसको रखना ही क्यों, इसको खत्म क्यों ना कर दिया जाए। विदेश नीति के संबंध में, विदेश नीति के संबंध में पंडित नेहरू की प्रमुख उपलब्धि रही। विदेश नीति के संबंध में पंडित नेहरू की प्रमुख उपलब्धि, पंचशील समझौता। नाम, असंलग्नता का सिद्धांत उन्हीं की देन है। प्रमुख, जो प्रमुख उपलब्धि रही, पंचशील समझौता सफल दिया है लेकिन सफल ज्यादा नहीं हुआ। उनकी जो क्वेश्चन से प्रमुख उपलब्धि रही, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। लेकिन कह रहा है विदेश नीति के संबंध में, ये नहीं कह रहा है कि आप उनके नेहरू की प्रमुख उपलब्धि रही। विदेश नीति के संबंध में ये बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा, और उसका असफलता 1962 में दिखता है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ही असंलग्नता की नीति, और भारत हमेशा इसका प्रयोग भी किया है, रशिया यूक्रेन संकट में भी देखिएगा। इनमें से कौन सा कारक विदेश नीति को प्रभावित करता है? ऑब्वियस बात है कि हम लोग बार बार इसके शुरुआत में क्वेश्चन में चर्चा की, प्राकृतिक संसाधन, डायस्पोरा, संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था, चारों जो है किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करता है। तो ये चारों विदेश नीति को प्रभावित करता है। नाम शब्द का प्रथम उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो नासिर, मिस्र के ये मिस्र के थे, ये रहने वाले नासिर, उन्होंने ही किया था। मिस्र के थे टीटो, हाँ टीटो यूगोस्लाविया के थे, नासिर मिस्र के थे। क्लियर, हाँ सही बोल रहे हैं। इंडोनेशिया के सुकर्णो थे, उन्होंने ही ये किया था। किस देश में, किस इनमें से किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी? मैंने कुछ देर पहले ही बताया था। किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी बंधु? तो भेजा था किसने? तब उस समय राजीव गांधी थे, और वही कारण था एलटीटीई ने इन पर हमला किया था। और ये हमारे ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनको मानव बम के द्वारा, जो पहली बार पूरे विश्व में मानव बम का प्रयोग हुआ था, तो वो राजीव गांधी की हत्या हो गई। तो 880 तक का क्वेश्चंस आपका पूरा हो गया है, 880 तक का। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ संबंधित संगठन और क्षेत्रीय संगठन। ये नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे चर्चा कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को ठीक लगा होगा। एक बार देख लीजिएगा दोबारा, जहां इसमें कुछ आंसर मिस्टेक्स हैं तो मैंने उसको ठीक करा दिया है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा दोबारा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।